भारत के वो 5 कॉलेज अध्याय जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। देशवासियों, आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 काले अध्यायों की जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटनाएं हमारे जहन में एक गहरे जख्म की तरह है जो शायद ही कभी भर पाएंगे। ये घटनाएं न केवल हमारे देश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं, बल्कि इन्होंने हमारे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर भी गहरे सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या हमने इन घटनाओं से कोई सबक सीखा? क्या हमने अपने सुरक्षा तंत्र, अपनी न्याय व्यवस्था और अपनी सामाजिक समरसता को मजबूत किया? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन घटनाओं ने कैसे भारत को हमेशा के लिए बदल डाला। 26 नवंबर 2008 ये तारीख भारत के माथे पर एक कलंक की तरह चिपक गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 10 खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर नाच रहे थे, उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की। उनके निशाने पर थे मुंबई के वो इलाके जहां जिंदगी धड़कती थी, जहां रोज हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते थे। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे, जहां देर रात तक लोग अपनों के साथ खुशियां मनाते थे, वहां इन आतंकवादियों ने कहर बरपा कर दिया। 60 घंटे तक चली ये बर्बरता, जिसमें 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हर तरफ खून ही खून था। चीख पुकार से सारा माहौल गूंज रहा था। सुरक्षा बलों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन आतंकवादियों का मुकाबला किया। 9 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ डाल लिया गया। कसाब ही था जिसने पूरी दुनिया को अपनी हैवानियत का नजारा दिखाया था। उसे 2012 में फांसी दी गई, लेकिन क्या उस फांसी से उन बेगुनाह लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है? इस घटना ने भारत के सुरक्षा तंत्र की पोल खोल कर रख दी। सवाल उठे कि आखिर ये आतंकवादी भारत में घुसे कैसे इतने बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद लाए? क्या इसमें कोई चूक हुई या जानबूझकर कोई साजिश रची गई? 26/11 का दर्द आज भी ताजा है। यह घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि मानवता पर एक हमला था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमने इस घटना से कोई सबक सीखा? क्या हमने अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया? क्या हमने उन लोगों को न्याय दिलाया जो इस घटना में अपने परिजनों को खो बैठे? या फिर हम बस श्रद्धांजलि देकर अपना फर्ज निभा लेते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं? ये वो सवाल है जो हमें खुद से पूछने होंगे, क्योंकि अगर हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास खुद को दोहराएगा और अगली बार हो सकता है कि हम इतने खुशकिस्मत ना हों। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक भुला न सकने वाला साल। एक ऐसी महामारी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और करोड़ों को बेरोजगार और बेघर कर दिया। कोरोना वायरस जो चीन के वुहान शहर से निकला और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं रह सका। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इसका मकसद था कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना। लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पीड़ित गरीबों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों पर। लाखों प्रवासी मजदूर जो रोजगार की तलाश में बेटी शहरों में आए थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, रहने को घर नहीं था। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था न होने के कारण ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही अपने गांवों की ओर चल दिए। भूखे प्यासे, थके हारे ये मजदूर रास्ते में ही दम तोड़ते रहे। कई तो ट्रेन और बसों के नीचे कट गए। ये नजारे देखकर रूह कांप जाती थी। क्या यही है हमारा भारत, जहां एक तरफ अमीर लोग अपने घरों में बंद थे और दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ीडे अच रहे थे? लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों की हालत और भी खराब थी। ऑक्सीजन, दवाओं और बेड की भारी कमी थी। लोग अस्पतालों के बाहर तड़िड़ी भी कर मर रहे थे। श्मशान घाट और कब्रिस्तानों में लाशों को जलाने और दफनाने की जगह नहीं थी। गंगा नदी में तैरती लाशों की तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। पूरी दुनिया ने भारत की बेरहमी और लापरवाही देखी।
इस महामारी ने हमें दिखा दिया कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कितना कमजोर है। इस महामारी ने हमें यह भी दिखाया कि हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के प्रति कितनी उदासीन है। चैप्टर 3, भोपाल गैस कांड। एक जिंदा लाश जो सांस ले रही है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की ठंडी रात मध्य प्रदेश का भोपाल शहर सो रहा था। लोगों को क्या पता था कि इस रात उनके शहर पर एक ऐसा काल टूटने वाला है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हुआ। देखते ही देखते यह जहरीली गैस हवा में फैल गई और भोपाल की फिजा में जहर घोलने लगी। लोग नींद से जागे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आंखों में जलन, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण दिखने लगे। जो जहां था वहीं मरने लगा। सड़कों पर लाशें बिछ गईं, अस्पताल मरीजों से पट गए। हजारों लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। गैस के संपर्क में आए लोगों को कैंसर, अंधापन, त्वचा के रोग और गर्भपात जैसे भयानक परिणाम भुगतने पड़े। यह घटना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा था। इस घटना ने देश के सामने कई सवाल खड़े किए। सवाल उठे कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता है? क्या सरकार और कंपनी की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? आज भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमें मानव जीवन की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। चैप्टर 4, 2004, सुनामी समंदर का कहर। जब मौत ने ली अंगड़ाई 26 दिसंबर 2004, एक ऐसी सुबह जिसे भारत के दक्षिणी राज्यों के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सुबह के 6:30 बजे थे। लोग अपने दिन की शुरुआत कर ही रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया। समुद्र के भीतर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे उत्पन्न सुनामी लहरों ने तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही मची। विशाल लहरें घरों, इमारतों और सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। लाखों लोग बेघर हो गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीप पूरी तरह से तबाह हो गए। सुनामी के बाद जो नजारा था वह दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मलबा ही मलबा था। लाशों के ढेर लगे हुए थे। घायलों की चीख पुकार से सारा माहौल गूंज रहा था। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सहायता के लिए हाथ आगे बढ़े। भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इससे हुई तबाही ने कई सवाल खड़े किए। सवाल उठे कि क्या इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम तैयार थे? क्या हमने अपने तटीय इलाकों को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे? यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के कहर के सामने हम कितने असहाय हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। चैप्टर 5, 2002, गुजरात दंगे। इंसानियत का कत्लेअम 27 फरवरी 2002। गुजरात के गोधरा स्टेशन से एक ऐसी घटना घटी जिसने देखते ही देखते पूरे गुजरात को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए। इस घटना के बाद गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अहमदाबाद, वडोदरा और अन्य शहरों में हिंसा, लूटपाट और हत्या की घटनाएं हुई। सरकार मूक दर्शक बनी रही। पुलिस ने भी दंगाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि दंगाई बेखौफ होकर लोगों को मौत के घाट उतारते रहे। हजारों लोगों के घर जला दिए गए। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। गुजरात दंगों में करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। लाखों लोग बेघर हो गए। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। देश की गंगा जमुनी तहजीब को बट्टा लगा। गुजरात दंगों के बाद कई सवाल उठे कि क्या इन दंगों को रोका जा सकता था? क्या सरकार की नीयत साफ थी? क्या पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया? क्या न्यायपालिका ने दोषियों को सजा दिलाई? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। गुजरात दंगे भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों से सावधान रहना होगा
और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। उतरो। क्या हमने सबक सीखा? देशवासियों, ये थी भारत की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन घटनाओं ने हमें दिखाया कि हमारे समाज में कितनी कमजोरियां हैं, हमारा प्रशासन कितना ढीला है और हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है। इन घटनाओं ने हमें यह भी दिखाया कि हमारे देश में अभी भी नफरत और हिंसा जिंदा है। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। हमें इन बुराइयों से लड़ना होगा, तभी हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति सुरक्षित हो, जहां न्याय सबके लिए बराबर हो और जहां अमन और भाईचारा हो।